बात करते हैं पहले मनरेगा से। मनरेगा से प्रश्न पूछा गया है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 100 दिन। जी हाँ, मनरेगा में जो है 100 दिन का रोजगार मिलता है। अब मनरेगा से क्वेश्चन क्या बन सकता है, मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत 100 दिनों का, साल भर में 100 दिनों का रोजगार मिलता है। ठीक है, यह गारंटी उन परिवारों के वयस्क सदस्यों को दी जाती है जो अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है कि मनरेगा के तहत किनको काम मिल सकता है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। अक्सर पूछा जाता है कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई। यह योजना 200 जिलों में लागू की गई थी शुरू में। साल 2007-2008 में इसे 130 जिलों में लागू किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक यह योजना पूरे देश के 593 जिलों में लागू हो गई थी। ठीक है, तो ये जो की पॉइंट बताए जा रहे हैं ना, इसे थोड़ा सा विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है और इसको नोट करते जाना है अगर आगे सीपीयू में आपका एग्जाम लगा हुआ है तो। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है। ठीक है, भारत एक विविधता वाला देश है, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर की बात करें तो जैन धर्म इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 79.8% जो आबादी है वो हिंदुओं की है। ठीक है, 14.2% आबादी इस्लाम धर्म की है, 2.3% आबादी ईसाई धर्म पालन करने वालों की है, 1.7% आबादी सिख धर्म मानने वालों की है और 0.7% आबादी बौद्धों की है और 0.4% आबादी जो है ये जैन धर्म मानने वालों की है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि राजश्री सिरके का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इसका जो राइट आंसर है वो है कथक। राशि सिरके का संबंध है भरतनाट्यम और कथक दोनों शास्त्रीय नृत्य से है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर घुमा के ऑप्शन में भरतनाट्यम दे देता है तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, राजश्री का जन्म 15 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था। अक्सर पूछा जाता है कि फला कलाकार का जन्म किस जगह हुआ था, फला कलाकार का संबंध किस जगह से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्हें कथक में योगदान के लिए 2013 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है, भरतनाट्यम। इनका जन्म 13 मई 1918 को मद्रास, अब जिसको चेन्नई कहते हैं, वहां हुआ था। भारत सरकार ने 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था इनको। 1981 में चेन्नई की भारतीय ललित कला सोसाइटी ने संगीत कला शिखामणि पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया था। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने इनके ऊपर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बाला सरस्वती पर बाला। ठीक है, ठीक है, बाला नाम की फिल्म 1976 में किसने बनाया था, सत्यजीत रे ने बनाया था। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस राजा ने काशी और कौशल को जीता था। ये क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन कल आया था, वहां पे कल आपको बहुत सारे फैक्ट मैंने बताए थे। जिन्होंने ध्यान से अगर देखा होगा तो निश्चित तौर पे उन्होंने क्या किया होगा, 12 तारीख का वीडियो जिन्होंने देखा होगा तो 13 तारीख इनका एग्जाम था, निश्चित तौर पर टिक करके आए होंगे। 12 तारीख को आल शिफ्ट का जो एनालिसिस आपको कराया उसमें सारा फैक्ट आपको मैंने बताया था। ठीक है, बिंबिसार से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो अब इसी क्वेश्चन घुमा के बता दिया कि हर्यक वंश के किस राजा ने काशी और कौशल को जीता था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है अजात शत्रु। अजात शत्रु बिंबिसार और चल्लन का बेटा था। ठीक है, वहां पे बहुत सारे फैक्ट आपको बताए थे, कुछ फैक्ट और जान लीजिए आप जो है आज। देखिए अजात शत्रु जो है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों का समकालीन था। उसने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हरा करके राजकुमारी वज्रा से विवाह किया था। उसने राजगिरी में पहली बौद्ध सभा की परिषद में मदद की थी। बिंबिसार कौन था, बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था जिसकी हत्या करके अजातशत्रु राजा बना था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने गिरिब्रज मतलब जिसको राजगीर कहते हैं को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, उसने राजगृह नाम का शहर बसाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है मेरे भाई, ये जो की पॉइंट है, जो फैक्ट है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है।
इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, यह अनुच्छेद संविधान के भाग 6 में शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न भी अनुच्छेद से है कि संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता इसका राइट आंसर है, यूसीसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी से जुड़ी बातें बताई गई हैं। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में आता है। ठीक है, यह भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, मतलब डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। यूजीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन लगातार बन रहा है। ठीक है, हैरो डोमर मॉडल इसका राइट आंसर है, हैरो डोमर मॉडल। ठीक है, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1951 से 1956 तक। ठीक है, तो ये जो योजना थी ये अर्थशास्त्री के.एन. राज के द्वारा तैयार की गई थी और हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी योजना 1956 से 1961 तक चली जो है, ये योजना जो है 1953 में भारतीय सांख्यविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए गाडगिल फार्मूला अपनाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक लागू की गई थी और यह अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित योजना थी। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि तितास साधु किस खेल से संबंधित हैं? तितास साधु का संबंध जो है क्रिकेट से है, महिला क्रिकेटर है, तेज गेंदबाज है। इनका पूरा नाम है तितास रानादीप साधु। इनका जन्म कहाँ हुआ है? चिनसुरा, पश्चिम बंगाल। तितास ने एशियाई खेलों में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। इन्होंने अपना पहला मैच बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यह संविधान के भाग 3 में शामिल है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? चीन इसका राइट आंसर है, सबसे अधिक है चीन इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा सा हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। 12 तारीख को जो है बांग्लादेश के पड़ोसी देश बांग्लादेश के फल के बारे में पूछा गया था। मतलब पड़ोसी देशों के बारे में क्वेश्चन लगातार बन रहा है। पिछले दिनों जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका कुल मिला के 9 देश हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में अनुदैर्ध्य रूप से स्थित है। भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है, मतलब स्थलीय सीमा। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल, सुदूर पूर्व में म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश, श्रीलंका दक्षिण पूर्व में और मालदीव दक्षिण पश्चिम से जल सीमाओं वाले 2 देश हैं। इस तरह से कुल 9 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। 7 देश स्थलीय हैं और 2 समुद्री सीमा साझा करते हैं। भूमि सीमा की दृष्टि से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। चीन और रूस के बाद भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बहुत ही सेंसिटिव सीमा है और सबसे ज्यादा हमारी जो सीमा लगती है और बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य का मुख्य सचिव कौन होता है? तो राज्य के सबसे जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है वही राज्य का मुख्य सचिव होता है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी होता है। वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संवाद का मुख्य जरिया भी होता है। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल का प्रधान सचिव होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव राज्य में लोक सेवाओं का भी अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आत्मारंग पांडुरंग इसका राइट आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना
आत्मारंग पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर ने मुंबई में 21 मार्च 1867 को की थी। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की गति स्थिर है और वह एक सीधी रेखा में चल रही है तो उसका त्वरण कितना होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है शून्य। आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं, इस बात को। शून्य क्यों होगा? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि त्वरण वह दर है जिस पर समय के साथ वेग बदलता है, और यदि वेग स्थिर है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में बदलाव की दर होता है। ठीक है, त्वरण की परिभाषा हो गई। कुछ आइए इसके आधार पर कुछ और चीजों को जान लेते हैं। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में स्थिर गति से चलती है तो उसका वेग नहीं बदलता है। अगर कोई किसी वस्तु की गति की दिशा नहीं बदलती है तो उसका वेग भी एक समान होगा। अगर किसी वस्तु की गति की दिशा एकाएक बदल जाती है तो उसका वेग बदल जाएगा और तब वस्तु की गति में त्वरण होगा। अगर कोई वस्तु समय के साथ समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति में होना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण मूर्ति पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो है मृदंगम। मृदंगम के साथ साथ पिल्लई का संबंध कंजीरा से भी है। कंजीरा और मृदंगम दोनों की वादक हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में जो भी रहेगा उसे आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो है बिहार। बिहार इसका राइट आंसर है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य था। बिहार के बाद यूपी का नंबर आता है। वहीं जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य था। अगला प्रश्न है कि घुरेही किस राज्य का लोक नृत्य है। जिसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये घुरेही। हिमाचल प्रदेश के कुछ लोक नृत्य और जान लीजिए। कुल्लू नट्टी है, छम नृत्य है, भोटिया नृत्य है, चंपुली है, छोलिया है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अमृत मोहन प्रसाद इसका राइट आंसर है। आपने 17 सितंबर 2024 को दलजीत सिंह चौधरी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें महासागरों और नदियों का पानी वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है। तो वाष्पीकरण इसका राइट आंसर है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल निरंतर अपना रूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच घूमता रहता है क्या कहलाता है। जल चक्र कहलाता है। जल चक्र में पानी कई रूप में होता है, जैसे तरल है, ठोस है, वाष्प है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तमिलसाई सुंदरराजन 2024 में किस राज्य की राज्यपाल थी। तेलंगाना इसका राइट आंसर है। तेलंगाना की दूसरी राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो सामवेद इसका राइट आंसर है। सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ वेद है। इसे भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। सामवेद में संगीत से लगे सुर को गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र हैं। अगला प्रश्न है कर्ण राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो वासुदेव इसका राइट आंसर है। वासुदेव। कर्ण वंश का पहला शासक वासुदेव था, जिसके गोत्र के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया। मतलब वासुदेव का गोत्र क्या था? कर्ण था। उनके बाद उनके बेटे भूमि मित्र ने राज्य किया। वासुदेव शुरू में शुंग सम्राट देवभूति का मंत्री था, जिन्होंने बाद में पूर्व सम्राट की हत्या कर दी और सिंहासन हड़प लिया। कर्ण राजवंश 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा होता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। इस समस्या को फ्री राइडर समस्या बोला जाता है। इसे फ्री राइडर समस्या कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो मुफ्त खोरी की समस्या कहा जाता है। फ्री राइडर समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का लाभ बिना भुगतान किए उठाता है। कुछ उदाहरण आप समझ लीजिए तो आपको बात अच्छे समझ में आ जाएगी। जैसे शहर की सड़क है, पार्क है, स्कूल है, शिक्षा है, बुनियादी ढांचा है, प्रकाश स्तंभ है, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली है, ज्ञान है, ताजी हवा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, आधिकारिक आंकड़े हैं, ये वगैरह वगैरह चीजें हैं। ये सब क्या आती हैं? फ्री राइडर समस्या में आती, फ्री राइडर में आती हैं। अगला प्रश्न है
पहली बार अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 लोगों को पहली बार अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है वो जान लीजिए। यह पुरस्कार जो है युवा और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, 15 लाख रुपए नगद और 1 साल दिया जाता है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मीना सा थी। उन्हें 1962 में बैडमिंटन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। वहीं अगर क्रिकेट की बात करें तो सलीम दुर्रानी थे, जिन्हें 1961 में पुरस्कार मिला था। कुश्ती की बात करें तो पहले खिलाड़ी थे उदयचंद, जिन्हें 1961 में पुरस्कार मिला था। शतरंज की अगर बात करें तो पहले खिलाड़ी थे मैनुअल आरोन, जिन्हें 1961 में पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि बेगम अख्तर का संबंध किससे था? बेगम अख्तर का संबंध गजल, ठुमरी और दादरा गायन से था। उन्हें मल्लिका ए गजल के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने पहले पद्मश्री और साल 1975 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1930 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ और 13 जनवरी 1931 को लंदन में खत्म हुआ। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। इस सम्मेलन में 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और ये पूरी तरह से विफल रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का फसल उत्सव कौन सा है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का फसल उत्सव है। ठीक है। यह त्योहार 13 से लेकर 16 जनवरी के बीच मनाया जाता है। कुल मिलाकर मतलब ये 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को थाई पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को पूनम पोंगल कहते हैं। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से पुरस्कार हैं? वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, एक तो ये है मूल पुरस्कार, और एक है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है इस अकादमी का। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें तो ये पुरस्कार आपका संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक, लोक या जनजातीय संगीत, नृत्य या थिएटर, कठपुतली और प्रदर्शन कला में योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। इस पुरस्कार में एक ताम्रपत्र, अंगवस्त्र और 1 लाख रुपए नगद दिया जाता है। ठीक है। वहीं अगर संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप की अगर बात करें तो यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह फेलोशिप राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पंथ या लिंग के भेद के बिना दिया जाता है। मतलब कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक इसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है। इस फेलोशिप में एक ताम्रपत्र, अंगवस्त्र के साथ 3 लाख रुपए नगद दिया जाता है। ठीक है। ध्यान देने की बात यह है कि राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी जो फेलोशिप है अधिकतम एक बार में 40 लोगों को ही दिया जा सकता है। ठीक है। और ये पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तैराक हरि नटराज का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक। ठीक है। वर्तमान में आपका 38वां राष्ट्रीय खेल चल रहा है। ठीक है। तो कर्नाटक के तैराक श्री हरि नटराज और श्रीनिधि दे सिंधु ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में अपने अपने 7वें स्वर्ण पदक का दबदबा मजबूत किया। ठीक है। मतलब ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई, लेकिन तैराक हरि नटराज का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। ठीक है। देखिए इस प्रश्न का आंसर देश, समय, काल के आधार पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है। वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर आपको हम बता रहे हैं, अपने हिसाब से इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत में शिशु मृत्यु दर ज्यादातर पड़ोसी देशों से ज्यादा है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या होती है। ये शिशु मृत्यु दर की परिभाषा हो गई। ठीक है। जिसको आप IMR बोलते हैं। ठीक है। 2000 में भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 88 थी, जबकि बांग्लादेश में प्रति 1000 पर 84 और नेपाल में 83 मृत्यु दर
दर्ज की गई थी। इन्हीं 3 देशों में शिशु मृत्यु दर IMR भी सबसे कम है। सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर म्यांमार की है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 154वीं इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था आप जानते ही हैं, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर के दिन 2 महान हस्तियों का जन्म हुआ था, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्टिकल 226 का संबंध किससे है? आर्टिकल 226 का संबंध उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। कौन सी रिट, किस प्रकार की रिट, उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद जो 226 है इसके तहत जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार इच्छा, ठीक है, इतने प्रकार के रिट जारी की जा सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद जो है संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि तबला वादक जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से है? तो पंजाब घराना इसका राइट आंसर है। ठीक है, पंजाब घराने के साथ साथ आपको अजराड़ घराना भी याद रखना है, कभी कभी घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके जो पिता थे उस्ताद अल्लाह रखा, वो भी पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक थे। जाकिर हुसैन ने अजराड़ घराने की शैली को भी बजाया था, इसलिए कहीं के अजराड़ घराना और मैक्सिमम तौर पे पंजाब घराने का उल्लेख मिलता है। इन्हें 1990 में भारत के राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? तो प्राकृतिक और ब्राह्मी इसका राइट आंसर है। अशोक सम्राट के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं, कुछ अभिलेख जो है ग्रीक और आरामी भाषाओं में भी लिखे गए थे। खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में किया गया है। अफगानिस्तान में जो शिलालेख पाए गए हैं उसमें ग्रीक और आरामी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। कंधार में जो शिलालेख पाया गया उसमें द्विभाषी है, मतलब ग्रीक और आरामी दोनों भाषाओं का उल्लेख है उसमें। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख है लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेखों से हमें मौर्यकालिक लोगों के सामाजिक जीवन, धर्म और उस समय के अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी मतलब अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि थोक विक्रेता किसे कहते हैं? जो कंपनियां या व्यक्ति बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और फिर उन्हें खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं उसे थोक विक्रेता कहते हैं। थोक विक्रेता जो होता है वो निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच का क्या होता है? मध्यस्थ होता है, कड़ी होता है। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव खत्म करने और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार लाने के लिए बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 20 जुलाई 1924 को मुंबई में की थी। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में चली। ये भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि संबंधी विकास पर केंद्रित थी। छठी पंचवर्षीय योजना इसकी इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ये 1980 से 1985 तक चला। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें 2002 से 2007 तक चला। इसका उद्देश्य क्या था? 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। उच्च विकास दर का अर्थ लोगों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता होनी चाहिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। ठीक है, यह मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल की बात है। इसका उद्देश्य 2011-12 तक 18 से 23 आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीएसटी का संबंध संविधान के किस संशोधन अधिनियम से है? तो 101वां इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान में रखना है। आधिकारिक तौर पर
संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन ने 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, पेश किया। अगला प्रश्न है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर है। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण विफल रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली जो है। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना था, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक संकट का इसने सामना किया और विफल रहा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत कुमार डोभाल इसका राइट आंसर है। अजीत कुमार डोभाल भारत के प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए हैं। अगला प्रश्न है कि साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 7 वर्ष इसका राइट आंसर है। जनगणना के मुताबिक 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति जो किसी भाषा में पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाता है। साल 1991 से पहले की जनगणनाओं में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को निरक्षर माना जाता था। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान किस सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन। कब हुआ था, कहाँ हुआ था ये 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन गुयाना में द्वितीय भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आरआई ग्रांट गोवन इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना के बाद उन्हें अध्यक्ष चुना गया था और वह 1933 तक इस पद पर रहे। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को दिल्ली के रोशनारा क्लब में हुई थी। ठीक है, बीसीसीआई के पहले सचिव एंथनी डी मेलो थे। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी है। असम से ताल्लुक रखने वाले देवजी सैकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? जैसा का स्थान लिया है। ठीक है, जैसा कहाँ चले गए? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल में चले गए। अगला प्रश्न है कि लाठी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो थारू इसका राइट आंसर है। थारू ही नहीं, कई जनजाति उसका संबंध है, आइए बता देते हैं आपको। देखिए, लाठी नाच या झर्रा नाच, लाठी नृत्य को लाठी नाच या झर्रा नाच जिसे कहते हैं, इसे थारू छड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। थारू लोगों का एक सांस्कृतिक नृत्य है। इसके अलावा यह नृत्य जो है अहीर, ग्वाला और राउत से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर इसका राइट आंसर है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों का चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। आरंभ में इसका नाम तत्वरजनी सभा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यामशे नाम का आदिवासी त्योहार कहाँ से संबंधित है? तो नागालैंड इसका राइट आंसर है। यामशे नाम का आदिवासी त्योहार नागालैंड के कोहिमा शहर में मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह के अंत से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मनाया जाता है। यामशे नागालैंड की धोखरी जनजाति का प्रमुख त्योहार है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि अर्णव चक्रवर्ती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, सरोद इसका राइट आंसर है। थोड़ा सरोद के बारे में जान लेते हैं, कभी कभी वाद्य यंत्रों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सरोद कैसा वाद्य यंत्र है? सरोद एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसका इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुस्तानी संगीत में किया जाता है। ठीक है, सितार के साथ यह सबसे लोकप्रिय और प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2024 में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बना? तो आतिशी मरला कालका जयी, आतिशी मरलेना कालका जयी दिल्ली की कालकाजी सीट से पहली बार विधायक बनी आतिशी केजरीवाल सरकार में सबसे ज्यादा विभाग संभाल रही थी। उनको 2024 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था केजरीवाल के इस्तीफे के बाद। वर्तमान में स्थिति क्या है आप जानते ही हैं। ठीक है, पूरी तरह से इनका सफाया हो चुका है वहां से। अगला प्रश्न है कि गरिमा हजारिका का संबंध किस शासन से है?
सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य इसका राइट आंसर है। 5 अगस्त 2022 को गरिमा हजारिका का निधन हो गया है। प्रसिद्ध नृत्यांगना गरिमा हजारिका को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि तंजावुर चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित थे? भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है। जी हाँ, भरतनाट्यम। तंजावुर चौकड़ी जो है ये 4 भाई थे, चिनप्पा, पोनप्पा, शिवानंदम और वडिवेलु। ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत में रहते थे। इनके योगदान से भरतनाट्यम की आधुनिक कला को वास्तविक रूप मिला। इन्होंने भरतनाट्यम के मूलभूत अडब्बों को संहिताकृत किया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो है अनाहत सिंह, इसका राइट आंसर है। अनाहत सिंह राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं। एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप की दोहरी कांस्य पदक विजेता भी हैं। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला भी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट भी हैं। 2024 में इन्होंने 9 टूर खिताब जीते। 2025 सीजन में इन्होंने बकिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 खिताब जीता। तो ये बातें कुछ हो गई अनाहत सिंह के बारे में। बात करते हैं हम संविधान के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 1 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस अनुच्छेद के जरिए भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न जनगणना से है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जात का जो प्रतिशत है वो 16.6% है और अनुसूचित जनजात का परसेंट 8.6% है। आज थोड़ा की पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, भारत में सबसे अधिक ज्ञात जनजातियों में जो जनजातियां हैं वो हैं गोंड, भील, संथाल, मुंडा, खासी, गारो, अंगामी, भूटिया, चेंचू, गोडाबा, ग्रेट अंडमानी जनजातियां ये शामिल है। ठीक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भील आदिवासी समूह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह देश की कुल अनुसूचित जनजात आबादी का लगभग 38% है। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक्स है कि संतुलित बजट क्या होता है? संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें अनुमानित आय और अनुमानित व्यय बराबर होते हैं। वहीं अगर असंतुलित बजट की अगर बात करें तो अगर व्यय राजस्व से ज्यादा हो जाए तो बजट क्या हो जाता है? असंतुलित कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी? ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, उसी को घुमा करके पूछ लिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर है। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। ठीक है। इस योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। ऊपर चीज आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ठीक है। पड़ोसी देशों के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ के बारे में जितनी भी जानकारी है, चाहे उनकी मुद्राएं हो, चाहे भाषाएं हो, चाहे खेल हो, चाहे फल हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो कटहल है, इसका राइट आंसर है। कटहल को आल्टोकार्पस से हेट्रोफिलप के नाम से भी जाना जाता है। यह बांग्लादेश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बांग्लादेश में कटहल बहुत ज्यादा पैदा होता है। अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक का क्या नाम है? तो बाइबिल इसका राइट आंसर है। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? गीता है। मुस्लिम धर्म का पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? कुरान है। तो ये जो पुस्तकें हैं इन्हें आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। देखिए, बाइबिल में 2 भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम यहूदियों के धर्मग्रंथ तनक का ही संस्करण है। नया नियम ईसा मसीह के उपदेश, चमत्कार और उनके शिष्यों के कामों का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 48 से इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वनस्पतियों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद भारत के संविधान 1950 का हिस्सा नहीं था। इसे संविधान मतलब जो 42वां संशोधन हुआ है 1976 उसके द्वारा इसको शामिल किया गया था। क्वेश्चन ये बन सकता है मेरे भाई। भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका जो राइट आंसर है वो है मालदीव।
भूटान, वहीं अगर भूटान की अगर बात करें तो भूटान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। यह भारत से जलीय सीमा साझा करता है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से लेकर के 1990 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से उद्योगों की दक्षता स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि केडी जाधव का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है कुश्ती। केडी जाधव से क्वेश्चन जरूर बनता है, बार बार बनता है। आइए थोड़े के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। वे स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे। उन्होंने 1992 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 2001 में मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान आईजीआई अखाड़े में कुश्ती रिंग का नाम केडी जाधव स्टेडियम रखा गया था। 1992-93 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत छत्रपति पुरस्कार दिया था। ठीक मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? अजात शत्रु इसका राइट आंसर है। बिंबिसार अजात शत्रु के पिता थे। अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, अजात शत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजात शत्रु महावीर स्वामी, इनका काल क्या है? 599 से 527 ईसा पूर्व, और गौतम बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व का समकालीन था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों द्वारा शासित वज्जिका लीग के खिलाफ युद्ध लड़ा, उन्हें जीत लिया। अजातशत्रु ने कौशल की राजकुमारी वजीरा से विवाह किया था। अजातशत्रु के बाद उदयभद्र सिंहासन पर बैठा। बिंबिसार हर्षक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार ने राजगृह नामक शहर का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको मैंने बता दिए। अगला प्रश्न है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2022 में सुखविंदर सुक्खू चौथी बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए और 11 दिसंबर 2022 को उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 इसका राइट आंसर है। किसी भी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 हिस्सा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के बाकी सदस्यों का चुनाव होता है। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद राशिद खान का संबंध किस घराने से था? तो रामपुर सहसवान घराना। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 2006 में आपको पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? उज्ज्वला, जो कि एक गौरया है। पैरा गेम्स की भावना के अनुरूप शुभंकर के रूप में गौरया का चुनाव जीवन शक्ति, ऊर्जा और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय शासन नीति में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इंदिरा पीपी बोरा इसका राइट आंसर है। इंदिरा पीपी बोरा असम की एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। कभी कभी पूछा जाता है कि इंदिरा पीपी बोरा का संबंध किस राज्य से है? तो असम, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके वो ज्वाइन हो जाइए और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए, तभी पीडीएफ अवेलेबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।